नाउ एट फर्स्ट वी विल सी बाउंड्री लेयर इक्वेशंस। ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैंने कहा इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन बताता है, जानते हो आप। वेलोसिटी फील्ड क्या है पता ही है। मोमेंटम इक्वेशंस न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन मिलता है। अगर इस कंट्रोल वॉल्यूम पे क्या करें, इस कंट्रोल वॉल्यूम पे अगर एनालिसिस करें तो ठीक है। और एनर्जी इक्वेशन बाय द एनर्जी बैलेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस पे अगर हीट कितना आया, हीट कितना गया, मास के कारण कितना एनर्जी आया, कितना गया, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। इसमें डेल्टा के ई डेल्टा पी को नेग्लेक्ट करोगे एज वेल एज वर्क डन। इसके लिए क्या होगा, वर्क डन नेग्लेक्ट होगा, तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा, एनर्जी इक्वेशन मिल जाएगा। मैंने कहा कि इसके डेरिवेशन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। दैट वन इज कॉल्ड एज द दिस ऑल फोर आर कॉल्ड एज अ बाउंड्री लेयर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। इन्हीं चारों इक्वेशन को यूटिलाइज करके पॉल हसन साहब ने लैमिनर फ्लो के लिए, बस इसलिए बताया मैंने, कुछ एक दो चीजें डिस्कशन करनी है, इसलिए इन्हें चारों इक्वेशन को यूटिलाइज करके विद द हेल्प ऑफ द सिमिलैरिटी वेरिएबल। मैंने कहा नाम इसलिए ले रहा हूं कि जब आप, मैंने कहा कि कई स्टूडेंट ऐसे क्यूरियस होंगे कि कैसे आया क्या आया, तो आप बुक जब फॉलो करोगे तो एक सिमिलैरिटी वेरिएबल आपको वर्ड मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द सिमिलैरिटी वेरिएबल्स, ठीक है ना। सिमिलैरिटी वेरिएबल का मतलब नाम ही है सिमिलैरिटी वेरिएबल, कि उसके जैसा कुछ ऐसा वेरिएबल लें कि एक को रिप्लेस करके दूसरे के प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, एक को रिप्लेस करके दूसरे के प्रोपोर्शन कर सकते हैं। उसके बेसिस पे इन चारों इक्वेशन को पॉल हसन साहब ने क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फाइनली उन्होंने एक लैमिनर फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं, मैंने कहा कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो भूल जाओ, ये तो इसके लिए तो फिर भी एनालिटिकल बहुत लेंदी कैलकुलेशन के बाद एक छोटा सा रिजल्ट मिलेगा लैमिनर के लिए, वो भी बहुत, वो भी किसके लिए, स्मूथ सरफेस के लिए मिलेगा, बाकी किसी के लिए नहीं मिलेगा। वो भी तब जब रेनॉल्ड्स नंबर आपका लेस देन क्या हो, 5 × 10⁵ हो, अदरवाइज वो भी मिलने वाला। बहुत लेंदी कैलकुलेशन के बाद एक रिजल्ट मिलेगा, पॉल हसन साहब ने दिया था, ठीक है ना। एंड मैंने कहा पॉल हसन साहब ने जब दिया था तो लैमिनर के लिए, और जब आपका टर्बुलेंट पे जाएंगे या अदर ज्योमेट्री पे जाएंगे तब तो भूल ही जाओ कि किसी चीज के लिए एनालिटिकल रिजल्ट है। दैट मींस कंप्लीटली विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ही थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे आपका इंपिरिकल रिलेशन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। तो मैंने कहा इन्हीं चारों के ऑन द बेसिस ऑफ ऑल फोर, एक तो बात ये हुई, ठीक है। मैंने कहा ये ध्यान रखिएगा मोमेंटम इक्वेशन किसके लिए, फोर्स कन्वेक्शन के लिए। मैंने कहा कि बस फोर्स कन्वेक्शन डील करूंगा मैं, और नेचुरल कन्वेक्शन भी डील करूंगा, लेकिन नेचुरल कन्वेक्शन जब स्टार्ट करूंगा तब डील करूंगा क्या कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या है। हालांकि जो भी डील हो रहा है ना, ऑलमोस्ट फोर्स कन्वेक्शन ही डील हो रहा है, ये सब कुछ जो डील हो रहा है सब फोर्स कन्वेक्शन ही हो रहा है। बट अभी तक हमने प्रॉपर डिफिनीशन नहीं देखा है, इसलिए हो सकता है कि आपको क्या, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये हो कि आखिर फोर्स कन्वेक्शन क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, एंड ऑल दिस थिंग्स। बट डोंट वरी, फोर्स कन्वेक्शन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे, और नेचुरल कन्वेक्शन, जब नेचुरल कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे उस समय इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो ये मोमेंटम इक्वेशन ध्यान रखिएगा, दैट वन इज फॉर द फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स फ्लो के लिए, फोर्स फ्लो के लिए ये मोमेंटम इक्वेशन है, दैट वन इज द एनर्जी इक्वेशन, दैट वन इज योर दिस वन। तो ये तो हुआ आपका क्या, एक छोटा सा चीज और डिस्कशन करना है, थोड़ा देखिए। अगर बल्क फ्लूइड मोशन को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, बल्क फ्लूइड मोशन इज जीरो, इफ द बल्क फ्लूइड मोशन इज जीरो, यू क्या हो गया, जीरो, वी क्या हो गया, जीरो। थोड़ा एनर्जी इक्वेशन को गौर से आप देखें, आई होप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। बल्क फ्लूइड मोशन को मैंने जीरो कर दिया, बस यही एक पॉइंट बताना था, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा था, लेकिन अब मैथमेटिकली नाउ यू कैन रियलाइज। मैंने कहा कि बल्क फ्लूइड U0 V0 एनर्जी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो कंप्लीटली क्या हो गया, जीरो, काम ही खत्म उसका। जब ये पोर्शन जीरो, अल्फा जीरो में जाएगा, अल्फा जीरो में जाएगा तो del T2 बाई del x स्क्वायर प्लस del 2t बाई del y square is equal to, that one is equal to 0। ये क्या है, that is the two
टू डायमेंशनल थर्मल कंडक्शन इक्वेशन, टू डायमेंशनल थर्मल कंडक्शन इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द लैपलास इक्वेशन। याद करिए, टू डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन, that is nothing but the two dimensional Laplace condition, del 2t by del x square plus del 2t by del y square, और तीसरा आता था del 2t by del z square is equal to 0। फिर चौथा assumption हम लोग लेते थे कि y और z में अगर आपका हीट ट्रांसफर नेग्लेक्टेड है तो क्या होगा, सिर्फ बचता था del 2t by del x square, और उसी के ऊपर हमने क्या किया था, एनालिसिस किया था वॉल के लिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा दैट वन इज लैपलास इक्वेशन। क्या हुआ आपका थर्मल कंडक्शन, अगर बल्क फ्लूइड मोशन नहीं है तो वहां पे क्या होगा, ऑलरेडी शुरू में ही लिखवाया है, और ऑलरेडी हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस हम लोग क्या इस बात को डील कर रहे हैं कि अगर बल्क फ्लूइड मोशन नहीं होगा तो वहां पे हर हाल स्टेशनरी कंडीशन होगा, तो वहां पे हर हाल में क्या होगा, वहां पे हर हाल में आपका आपका कंडक्शन होगा, प्योर कंडक्शन होगा, ठीक है ना, दैट विल बी द प्योर कंडक्शन। और ये किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, जब आपका k कांस्टेंट, ये किसके लिए, ये जो थर्मल कंडक्शन इक्वेशन है किसके लिए वैलिड, जब k आपका कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट, देन आफ्टर q जनरेशन इज नॉट। तो स्टेडी फ्लो तो कह ही दिया मैंने, स्टेडी है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एजम्पशन में। तो एक तो काम खत्म, q जनरेशन की बात कहीं हो नहीं रही है तो q जनरेशन तो होगा नहीं, ठीक है। अरे फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर क्या कैसे केमिकल रिएक्शंस जब तक नहीं होंगे तब तक जनरेशन का तो कोई मतलब है नहीं ना, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि देयर विल बी नो एनी केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण किसी तरीके का क्यू जनरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और आपका हीट जनरेशन नहीं हो रहा है। देन आफ्टर द थर्ड वन इज k कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट एंड q जनरेशन। और फोर्थ एजम्पशन कि जेड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, क्या जेड डायरेक्शन में किसी तरीके का 2D फ्लो है सिर्फ, दैट वन इज ओनली 2D फ्लो, ठीक है, 2D फ्लो है तो आपका ये आपका इक्वेशन बनेगा। दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, इसके बेसिस पे पहले मैं फोर्स कन्वेक्शन डिफाइन करूंगा, इसके बेसिस पे नहीं, पहले फोर्स कन्वेक्शन डिफाइन करूंगा, देन आफ्टर उसके बाद देखेंगे कि H एक डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते होंगे, ठीक है ना, हालांकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, मेन कैलकुलेशन आप ही को करना है, सिर्फ यहाँ पे ग्लिम्स दूंगा कि उस डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे अगेन फर्दर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग जो आपका पॉलसन साहब ने रिजल्ट दिया था उस इक्वेशन पे बढ़ेंगे हम आगे। Now we will see the definition of the forced convection. Now we'll see the definition of the forced convection. Forced convection का definition क्या है? When the flow is caused by external mean or artificial mean such as by pump, fan, blower, etc. इस तरीके से आपका external mean के कारण आपका एक हम क्या कर रहे हैं, फ्लो को दे रहे हैं, दैट वन इज लाइक बिकॉज ऑफ पंप, फैन और ब्लोअर। तो मैंने ये सारी चीजें तो डिस्कस पहले भी कर चुका था मैं, यानी कि हम क्या दे रहे हैं, बल्क फ्लूइड मोशन एक्चुअली दे रहे हैं। एक्सटर्नल फ्लूइड मोशन कैसे दे रहे हैं, फ्लो में बल्क फ्लूइड मोशन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मीन, बल्क फ्लूइड मोशन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मीन, ठीक है ना, एक्सटर्नल मीन। that type of flow is actually called as the forced flow. That type of flow is actually called as the forced flow. And the heat transfer from the solid surface due to the forced flow is termed as or called as forced convection. That one is simple. मैंने कहा heat transfer अगर इसी forced flow के कारण होगा, इस forced flow के कारण होगा, that one is termed as a forced convection. सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर गर्मी का मौसम है सपोज टू बी, ठीक है ना, और आप फैन को नहीं चलाए हो, ठीक है ना, फैन को नहीं चलाए हो और क्या फील करोगे, गर्मी ज्यादा फील करोगे, जबकि आपके बॉडी का सरफेस एरिया सेम है, आपके बॉडी का टेम्परेचर आपके बॉडी का टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरी करता है जो रूम के अंदर का फ्लूइड टेम्परेचर होगा वो भी सेम। अब क्या होगा कि एक ऐसा कंडीशन जब आपने फैन चला दिया तो अब क्या किया आपने,
उस फ्लूइड में एक बल्क फ्लूइड मोशन क्रिएट किया, वेलोसिटी क्रिएट किया, कैसे? बाय द एक्सटर्नल मीन। एक्सटर्नल मीन यहाँ पे क्या है? फैन है। और फैन आपका चलाने के बाद दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ फोर्स फ्लो। फोर्स फ्लो कहते हैं। अगर टेम्परेचर वगैरह की बात नहीं करते हैं, सिंपली अभी मैंने बहुत बार प्लेट की बात की कि यू इन्फिनिटी है, यू इन्फिनिटी का कारण वेलोसिटी बाउंड्री लेयर क्रिएट होगा, दैट ऑल। या पाइप फ्लो की बात करी थी मैंने, पाइप फ्लो में आपका क्या होगा? फ्लो के कारण वेलोसिटी बाउंड्री लेयर क्रिएट होगा। तो जो भी बात करी थी मैंने, दैट वन इज कॉल्ड एज अ फोर्स्ड फ्लो। ठीक है, कम्स अंडर द फ्लो, फोर्स फ्लो, क्योंकि बाय द एक्सटर्नल मीन, यू इन्फिनिटी भी आ रहा है बाय सम एक्सटर्नल मीन, और आपका यहाँ पे पाइप फ्लो के अंदर भी यू इन्फिनिटी आ रहा है सम एक्सटर्नल मीन। ठीक है ना? तो मैंने कहा ये भी फोर्स फ्लो और ये भी आपका फोर्स्ड फ्लो। और इस फोर्स फ्लो के कारण अगर कहीं पे कन्वेक्शन होगा, हीट ट्रांसफर होगा, दैट वन इज कॉल्ड एज अ फोर्स कन्वेक्शन। तो बात आई कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होगा, तो डोंट वरी, नेचुरल कन्वेक्शन भी समझेंगे, बट जब हम नेचुरल कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे वहां पे समझेंगे। एंड इन सिंपल वे क्या लिख सकते हैं? इन सिंपल वे फोर्स फ्लो क्रिएट करने का मतलब क्या? मोमेंटम ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हाई है। मोमेंटम ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, सीधी सी बात है। एडवेक्शन का मतलब क्या? एडवेक्शन, फोर्स फ्लो का मतलब एडवेक्शन बहुत ज्यादा हाई है। एडवेक्शन हाई होने का मतलब क्या? अरे ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल का मतलब वेलोसिटी आपका, यानी कि कुल मिला के मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, उसमें मोमेंटम ट्रांसफर बहुत ज्यादा है। और मोमेंटम ट्रांसफर के कारण यानी कि वहां पे जो आपका हीट ट्रांसफर इज कॉज्ड ड्यू टू फोर्स फ्लो में, जो आपका फोर्स फ्लो के कारण फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है। अगर सिंगल वन लाइन आंसर फोर्स फ्लो का दें, फोर्स कन्वेक्शन का दें, वन लाइन आंसर, तो हीट ट्रांसफर इज कॉज्ड ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट और मोमेंटम ट्रांसफर। कॉज्ड ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट और मोमेंटम ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर आपका इनहेंस करेगा। दैट्स इट, योर फोर्स कन्वेक्शन। यही है, एक लाइन आंसर, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। ये तो मैंने इसलिए बताया कि इसे समझने के लिए इट मे बी कि थोड़ा इसकी जरूरत हो कि दैट वन इज द हीट ट्रांसफर इज कॉज्ड ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने कहा कि यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस पूरा परफॉर्म करने नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना? बकिंघम पाई थ्योरम, बकिंघम पाई थ्योरम, इसके थ्रू हम फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरा सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। दैट वन इज बेस्ड ऑन द फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपका काम रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस, जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते रहना, ठीक है? इनिशियल मैंने कहा डायमेंशनल एनालिसिस बकिंघम पाई थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जनरली HX या H, हमने क्या देखा, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, थोड़ा रियलाइज कीजिए। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज सारा चारों का चारों दिख रहा है। फिर आपका क्या दिख रहा है? वेलोसिटी। फिर आपका क्या दिख रहा है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए LC आया, और टाइप्स ऑफ फ्लूइड आया है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड के लिए तो डोंट वरी, एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो, या फिर नहीं भी बात करोगे एक पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो के लिए, तो इन जनरलाइज आपका यहाँ पे देखोगे आपकी फाइनल रिजल्ट में रेनॉल्ड्स नंबर आएगा। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताएगा? फाइनल रिजल्ट में आप देखोगे कि रेनॉल्ड्स नंबर आएगा। रेनॉल्ड्स नंबर इटसेल्फ क्या बताएगा? इटसेल्फ आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो बताएगा, ठीक है? तो मैंने कहा कि इन जनरली किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? इन जनरली डिपेंड करता है म्यू, CP, K, रो, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी, ज्योमेट्री पैरामीटर, LC। दो चीजें यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सरफेस टेक्सचर डील नहीं कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ना? इतना कुछ करने के, क्योंकि सरफेस टेक्सचर डील इतना इजीली नहीं हो पाएगा। सरफेस टेक्सचर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली मूव करना पड़ेगा, इतना इजी डील नहीं हो पाता है, ठीक है? एक सरफेस टेक्सचर और दूसरा मैंने कहा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो और फॉर अ पर्टिकुलर टेक्सचर, फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्सचर, ठीक है ना? ये हम मान सकते हैं। और मैंने कहा कि एट द लास्ट जब फाइनल रिजल्ट देखोगे तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो अपने आप रियलाइज होगा कि हाँ टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में आपका रेनॉल्ड्स नंबर आने वाला है। फाइनल एक्सप्रेशन में रेनॉल्ड्स नंबर आने वाला है। रेनॉल्ड्स नंबर के लिए क्या चाहिए? रो, V, LC और म्यू, यू कैन रियलाइज, ठीक है ना? सो मैंने कहा नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल,
नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल आप जानते होगे थोड़ा बहुत तो डायमेंशनल एनालिसिस अपने स्कूल लाइफ सॉरी कॉलेज लाइफ में या नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैंने कहा आगे पढ़ने को मिलेगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, डोंट वरी। सो व्हाट हैपन, डायमेंशनल एनालिसिस, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स h म्यू cp k रो lc v। टोटल वेरिएबल का मतलब ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। दैट वन इज कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट वन इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट कितना हो जाएगा, टोटल 7। इसे क्या मान लूं मैं फॉर द टाइम बिंग एम और एन नहीं मानूंगा मैं, एम और एन नहीं मानूंगा कि एम और एन जनरली यहां पे यूटिलाइज होगा, इसे फॉर द टाइम बिंग ए मान लिया मैंने। एंड नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जनरली 3 यूटिलाइज करते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जनरली 3 यूटिलाइज करते हो, दैट वन इज एम एल टी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी से, वैसे तो 7 होते हैं बट फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्हीं तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी से काम हो जाता है, क्योंकि जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोडायनामिक प्रॉपर्टी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी हाइड्रोडायनामिक प्रॉपर्टी है, जो भी हाइड्रोडायनामिक प्रॉपर्टी का डायमेंशन बनाओगे एम एल और टी से बनेगा, यानी कि एम स्टैंड फॉर मास, एल स्टैंड फॉर लेंथ और ज्योमेट्री एक्चुअली यू कैन से, ठीक है ना। एल stands for the geometry as well as T stands for the time, T stands for the time। तो यहां पे, लेकिन यहां पे थर्मल कन्वेक्शन में जो भी आप क्या करेंगे, जो भी आप जितने भी आपके हाइड्रोडायनामिक पैरामीटर एज वेल एज, क्योंकि थर्मल कन्वेक्शन में कुछ फ्लूइड पैरामीटर भी यूटिलाइज हो रहे हैं, हाइड्रोडायनामिक पैरामीटर एज वेल एज थर्मोडायनामिकल, थर्मोफिजिकल कह लो, थर्मोफिजिकल पैरामीटर जो भी होंगे, थर्मोफिजिकल पैरामीटर जो भी होंगे, दैट वन इज किस पे, एम एल टी पे तो डिपेंड करेगा ही। जैसे हम थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी में पर केल्विन भी आ जाता है, एच में क्या आ जाता है, पर केल्विन भी आ जाता है। केल्विन का मतलब टेम्परेचर भी आ गया, और टेम्परेचर के लिए आप जानते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या यूटिलाइज करते हैं, थीटा यूटिलाइज करते हैं। तो जितने भी आपके हीट ट्रांसफर में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, जितने भी हीट ट्रांसफर में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, उसमें क्या होता है आपका जनरली, इवन सीपी में भी याद होगा, सीपी में भी क्या होता है, किलो जूल पर केजी, केल्विन आपका होता है, दैट वन इज अगेन, ठीक है ना, किलो जूल पर केजी या जूल पर केजी केल्विन, जो भी आप समझे, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी केल्विन होता है। तो मैंने कहा कि इन जनरली थर्मल नॉट ओनली थर्मल कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर में जितने भी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, सब में, सबको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन 4 फंडामेंटल क्वांटिटी से उनका डायमेंशन लिखा जा सकता है, कहीं ना कहीं 4 फंडामेंटल क्वांटिटी से उनका डायमेंशन लिखा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यूज्ड इन द थर्मल कन्वेक्शन सिर्फ और सिर्फ 4, दैट वन इज एम एल टी एंड थीटा। इन सब का आप देखोगे तो एम एल टी एंड थीटा पे काम चल जाएगा इनका, ठीक है ना, एम एल टी एंड थीटा पे काम चल जाएगा। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी 4 हो गए, इसको बी से डिनोट कर दे रहा हूं मैं। अब आपको याद होगा, आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं होगा, मैं ये नहीं कह सकता, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स लेते हैं फिर, ठीक है ना, रिपीटिंग वेरिएबल्स, और ये नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स जो होता है सेम एज द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के बराबर होता है, और वो कितना होगा, 4 होगा 4 होगा। और नंबर ऑफ पाई टर्म्स याद होगा, a माइनस बी एंड दैट वन इज 3। तो क्या मिलेगा, पाई 1 कैसे लिखते हो, पाई 1 इज द फंक्शन ऑफ पाई 2 एंड पाई 3, ऐसे ही लिखते हो ना। नंबर पाई 1 3 मिलेगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3, तो पाई 1 इज द फंक्शन ऑफ पाई 2 एंड पाई 3। पाई 1 इटसेल्फ h को कैरी करता है, पाई 1 इटसेल्फ h को कैरी करता है। तो आपका जो रिजल्ट फाइनली मिलेगा, पाई 1 जो मिलेगा नसल्ट नंबर मिलेगा, पाई 2 जो मिलेगा रेनॉल्ड नंबर मिलेगा, एंड पाई 3 जो मिलेगा जनरली क्या मिलेगा आपका, प्रांटल नंबर मिलेगा। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन इन जनरलाइज्ड फोर्स कन्वेक्शन के लिए जो आपको रिजल्ट मिलता है, फोर्स कन्वेक्शन के लिए जो आपको रिजल्ट मिलता है इसी फॉर्मेट में मिलता है। नसल्ट नंबर अगर hx लिए हो तो
बताऊंगा, टोटल डिस्कशन करूंगा फॉर द टाइम बिंग, ये सारा ये कर दूं मैं। नसल नंबर, दैट वन इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर, दैट वन इज योर NUX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ REX। फोर्स कन्वेक्शन में यही तीन, चाहे आप फोर्स कन्वेक्शन पाइप फ्लो ले लो, चाहे फ्लैट प्लेट ले लो, फ्लो ओवर द स्फीयर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, ठीक है ना। चाहे फुल्ली पाइप में आपका फुल्ली डेवलप्ड ले लो, इंट्रेंस रीजन ले लो, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर। प्राइमरी डायमेंशनलेस नंबर, प्राइमरी डायमेंशनलेस नंबर, पाई क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, यू नो वेरी वेल। डायमेंशन पाई टर्म क्या होते हैं, डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, इसलिए ये डायमेंशनलेस नंबर दे रहा है। प्राइमरी डायमेंशनलेस नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं, प्राइमरी डायमेंशनलेस नंबर 3 होते हैं, दैट मींस द नसल नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांटल नंबर। नसल नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांटल नंबर, तीनों को प्रॉपर डिफाइन करेंगे। और जितने भी अदर थर्मल कन्वेक्शन में, फोर्स कन्वेक्शन में जितने भी अदर डायमेंशनलेस नंबर आते हैं, बाद में मैं PDF शेयर करूंगा, सारे डायमेंशनलेस नंबर तो मैं बताने वाला नहीं हूं, कुछ डायमेंशनलेस नंबर डिस्कस करूंगा और, ठीक है। बट मैंने कहा बाकी जितने भी डायमेंशनलेस नंबर हैं, जितने भी डायमेंशनलेस फोर्स कन्वेक्शन में इसके अलावा होते हैं, दैट मींस सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों, कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू वो आपका फॉर्म किया गया रहता है, ठीक है ना। दैट वन इज सेकेंडरी which is formed with the help of these three, formed with the help of these three. But the primary dimensionless numbers are primary dimensionless in the force convection, in the force convection is this 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है, और इसे फाइनली कैसे लिख सकते हैं, इसे फाइनली इस तरीके से, तो यानी कि आपका जो रिजल्ट मिलता है कुछ इस तरीके से, C into REX to the power M and Prandtl to the power N। ये M और N क्या होगा, वेरी करेगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ टेक्सचर के अकॉर्डिंग। जो भी मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग ये M and N क्या करेगा, वेरी करेगा। जो भी मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग ये M and N क्या करेगा। तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ टेक्सचर के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, और ये C भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। जो भी मैंने यहां पे नहीं लिया है C भी, ये कांस्टेंट भी उसी की तरह क्या होगा आपका, C भी उसी तरीके से वेरी करेगा। डोंट वरी, ये तीनों के तीनों प्राइमरी नंबर मैं डील करूंगा, ठीक है ना, एक एक करके इसका डिफिनीशन एज वेल एज सिग्निफिकेंस, इसके बारे में तो डील कर चुका हूं, डिफिनीशन एज वेल एज सिग्निफिकेंस सब कुछ डील करेंगे इसका, जैसे हमने किया था इन द सेम वे, ठीक है ना। दैट वन इज NUX एंड दैट वन इज रिटन एज REX। M and N मैंने कहा ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। दैट वन इज, जो पैरामीटर यहाँ पे नहीं लिया मैंने, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर सकता है, सरफेस टेक्सचर पे डिपेंड कर सकता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पे डिपेंड कर सकता है, वेदर द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट, एंड द C इज इटसेल्फ, ठीक है ना। अगर कोई भी पैरामीटर चेंज करेगा C अपने आप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, C अपने आप में चेंज हो जाएगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, हम आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा पॉलेसन का रिजल्ट देख लेते हैं। पॉलेसन लैमिनार के लिए जो मैंने चारों बाउंड्री लेयर इक्वेशन लिखवाया उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, उसके बाद हम नसल नंबर और प्रांटल नंबर को प्रॉपर डिफाइन करेंगे, ठीक है।